नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, मैं आज आपसे बात करने वाला हूं लेफर कर्व के बारे में। पब्लिक फाइनेंस में लेफर वक्र एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, एक इंपॉर्टेंट थीसिस है जिसपे आपको विचार करना चाहिए और इसे अच्छे से समझना चाहिए। एक्चुअली अर्थर लेफर एक सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स है। मैं आपको बताऊं 1980 के डिकेड में जब यूएस में स्टैगफ्लेशन आ गया था, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसे देखिएगा। स्टैगफ्लेशन एक ऐसी पैराडॉक्सियल सिचुएशन होती है जिसमें एक साथ इन्फ्लेशन और साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट विथ हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। एक पैराडॉक्सियल सिचुएशन है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में, स्टैगफ्लेशन की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आर्थर लेफर का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। आर्थर लेफर को इसीलिए सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स कहा जाता है, इकोनॉमिस्ट कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कीन्स के द्वारा चलाए गए डिमांड साइड इकोनॉमिक्स से उलट सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स की बात की थी। डिमांड मैनेजमेंट के द्वारा प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की बात इन्होंने की थी। इन्होंने बात की थी कि अगर हम सप्लाई के बॉटलनेक को तोड़ के सप्लाई को बढ़ा दें तो इन्फ्लेशन के साथ साथ इंप्लॉयमेंट भी, इन्फ्लेशन घटेगा और साथ साथ इंप्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, आर्थर लेफर का जो ये एनालिसिस है वो आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और साथ ही नेट जीआरएफ के एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक पूरे मन से, पूरे भगवान ने जो भी आपको क्षमता दी है उस क्षमताओं के साथ देखिए। और मैं शुरू करता हूं लेफर कर्व। अगर आपने दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिग्विजय इकोनॉमिका को आप जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि इकोनॉमिक रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। दोस्तों, मैंने जैसा कि अभी आपसे बताया कि जो आर्थर लेफर है वो सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट है और इनका मानना है कि इकोनॉमी में डिमांड मैनेजमेंट के द्वारा इकोनॉमी में 1980 के डिकेड में जो प्रॉब्लम चल रही थी स्टैगफ्लेशन की, कि हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन को एग्जिस्ट विद हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। ये बात करते थे कि इकोनॉमी में सप्लाई को मैनेज करना पड़ेगा। सप्लाई को अगर बढ़ा दिया जाए तो सप्लाई बढ़ाने की वजह से जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा तो इंप्लॉयमेंट ज्यादा लगेगा और साथ ही जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो इन्फ्लेशन में भी गिरावट आएगी। मैंने एक पृष्ठभूमि के तौर पर आपको इनका परिचय कराया, लेकिन उनका जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च है जिसको हम लेफर कर्व के द्वारा जानेंगे, इसको आइए हम आप से चर्चा करते हैं। पहले चीज, इसमें कुछ की पॉइंट्स है उसको मैं बताऊं। सबसे पहले जो लेफर कर्व है आर्थर लेफर के द्वारा दिया गया, ये दो चीजों के बीच रिलेशन स्टैब्लिश करता है। कई बार देखिएगा प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा जाता है यूपीएससी के कि लेफर कर्व किन दो चीजों के बीच संबंध स्टैब्लिश करता है। देखिए, ये संबंध स्टैब्लिश करता है टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेट के बीच। कर से मिलने वाला राजस्व, जिसको आप कह सकते हैं कर राजस्व, कर से मिलने वाला राजस्व, टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेट, मतलब कर के दर के बीच संबंध स्थापित करता है। पहली चीज ये देखिए, एक्चुअली हम लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट को कोई बड़ा काम है, गवर्नमेंट चाह रही है कि मेट्रो चलवा दे, मेगा पावर प्रोजेक्ट लगा दे, एक्सप्रेसवे बना ले, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा खर्च करना है, तो ऐसा करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा रेवेन्यू चाहिए। तो एक सिंपल सी बात हम लोगों के माइंड में आती है कि गवर्नमेंट टैक्स को बढ़ा दे और टैक्स को बढ़ा के टैक्स रेवेन्यू ज्यादा जनरेट कर ले। लाइक एग्जांपल, जीएसटी के रेट्स को बढ़ा दे, इनकम टैक्स के रेट को बढ़ा दे और ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सके। देखिए, इसके उलट जो एक्सप्लेनेशन है वो आर्थर लेफर का है। आर्थर लेफर ने बताया कि कई बार ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट अगर टैक्स रेट को घटा दे तो गवर्नमेंट की टैक्स रेवेन्यू में इन्हांसमेंट, इजाफा हो सकता है। आप बहुत ध्यान से समझिएगा। एक्चुअली हम लोग ये सोचते हैं कि टैक्स रेट को बढ़ा के टैक्स रेवेन्यू बढ़ाया जा सकता है। इनकम टैक्स के रेट को बढ़ाया, गवर्नमेंट के पास ज्यादा रेवेन्यू आ गया। कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया, ज्यादा रेवेन्यू आ गया। एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया, जीएसटी को बढ़ाया, गवर्नमेंट के पास ज्यादा रेवेन्यू है। लेकिन आर्थर लेफर 1980 के डिकेड में ये बता रहे थे कि अगर हम टैक्स के रेट को घटाएं तो टैक्स के रेट के घटने की वजह से हमारी रेवेन्यू, गवर्नमेंट की टैक्स रेवेन्यू इनहांस हो सकती है। इसके पीछे उनका क्या एनालिसिस था, उनके पीछे इसका आर्गुमेंट क्या था, जस्टिफिकेशन क्या था? देखिए, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि एक्चुअली जो ह्यूमन बीइंग्स है वो काम करता है प्रॉफिट मोटिव से। अगर हम लगातार टैक्स के रेट को बढ़ाते हैं तो उनकी काम करने की इंसेंटिव घटती है। अगर मान लीजिए आप टैक्स रेट बढ़ा के
50% कर दें, तो मुझे लगेगा कि अगर मैं 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा तो 50 लाख रुपए गवर्नमेंट ले लेगी। तो मैं ज्यादा क्यों अर्न करूं? जितना ज्यादा अर्न करूंगा उतना ज्यादा मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। मैं ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों करूं? जब हाई टैक्स रेट होगा तो आपकी इंसेंटिव कहीं ना कहीं खत्म होती है। आप चाहते हैं कम काम करें, कम इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि जितना ज्यादा काम करेंगे, जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, उतना ज्यादा इनकम टैक्स देना पड़ेगा, उतना ज्यादा कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ेगा, उतना ज्यादा जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो हम उतना ही काम करें जिससे काम चल जाए। इसलिए देखिए, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि ह्यूमन जो बिहेवियर है वो चेंज करता है अकॉर्डिंग टू टैक्सेशन। जो टैक्स रेट में बदलाव हुआ उसी के अकॉर्डिंग ह्यूमन बीइंग जो अपनी काम करने की शक्ति है, इफिशियंसी, उसको चेंज करता है। यहां पे यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि आर्थर लेफर ने यह समझाने का प्रयास किया कि कई बार आपको अगर इंसेंटिव देना हो तो टैक्स को घटाइए। आप सोचेंगे कि पहले मैं 40% टैक्स देता था, अब मुझे 25% टैक्स देना है, तो मैं ज्यादा काम करूं, ज्यादा अर्निंग करूं, मैं ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करूं, मैं ज्यादा इन्वेस्टमेंट करूं। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करूंगा, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करूंगा, जितना ज्यादा इनकम जनरेट करूंगा, उतना ही कम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो एक हमारी इंसेंटिव हो गई गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि टैक्स घटाइए, ज्यादा प्रोडक्शन करिए, ज्यादा प्रोडक्शन करिएगा, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो देखिए, यहां पे जो लेफर ने बेसिकली इस्टेब्लिश किया अपने एक्सप्लेनेशन को, उसमें एक कर्व की बात होती है जो कि उल्टी यू शेप की। देखिए, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि लेफर कर्व का साइज क्या होता है, शेप क्या होता है। तो ये उल्टे यू आकार के या बेल शेप, घंटी के आकार के, या फिर उल्टे। आपको अगर प्रीलिम्स में एक प्रश्न पूछा जाए कि अर्थल जो लेफर के द्वारा लेफर कर्व था उसका शेप क्या होता है, तो देखिए उल्टे यू आकार का है, उल्टा यू है, या फिर बेल शेप, इसे घंटी के आकार का भी आप कह सकते हैं। तो यहां देखिए उल्टे यू आकार का है। हम लोगों ने यहां एक्स एक्स लिया है और वाई एक्स लिया है। यहां ओरिजिन है, ओरिजिन के ऊपर वाई एक्स की तरफ आप देख रहे हैं, हमने लिया है टैक्स रेवेन्यू, मतलब टैक्स से मिलने वाली इनकम, और एक्स एक्स पे हमने लिया है टैक्स की रेट। अब जरा देखिए, ये जो रिसर्च है इनका इस तरीके से यू शेप का आता है, उल्टे यू शेप का आता है। ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? देखिए, इनका मानना है कि एक टैक्सेशन का रेट है टी स्टार, इसके ऊपर आर स्टार रेवेन्यू मिल रहा है। खूब ध्यान से देखिएगा, यहां पे एक टैक्स की रेट है टी स्टार जिसके ऊपर यू स्टार टैक्स रेवेन्यू मिल रहा है। जो ये यू स्टार टैक्स रेवेन्यू है ये मैक्सिमम टैक्स रेवेन्यू है। कहने का मतलब, खूब ध्यान से सुनिए, अगर गवर्नमेंट पॉइंट ए पे आ जाए, यहां पे मतलब टैक्स रेट 0 कर दे तो गवर्नमेंट को 0 रेवेन्यू मिलेगी। लेकिन अगर इसके मैक्सिमम पॉइंट यहां पर भी जाइए कि अगर गवर्नमेंट 100% के आसपास टैक्स कर दे तब भी इसकी रेवेन्यू यहां पे देखिए 0 के आसपास ही आ रही है। इसका मतलब एक यूनिक पॉइंट है टी स्टार जिसके ऊपर मैक्सिमम टैक्स रेवेन्यू आपको आर स्टार मिल सकता है। दूसरे शब्दों में मैं ये कह दूं कि अगर टी स्टार के मैं नीचे आऊं तो भी गवर्नमेंट की टैक्स रेवेन्यू इनहांस होगी, और टी रेवेन्यू के ऊपर जाऊं तब भी टैक्स रेवेन्यू में डिक्रीज आएगा। अगर मैं टी स्टार से पहले आता हूं, लेफ्टवर्ड आता हूं, लेफ्ट साइड में आता हूं, तो भी गवर्नमेंट की रेवेन्यू कम होगी, और मैं टी स्टार के आगे जाता हूं तब भी गवर्नमेंट की टैक्स रेवेन्यू घटेगी। अब जरा देखिए इस चीज को हम कैसे देख रहे हैं। मान लीजिए कि 3 स्टार 30% है, और 30% इस रेवेन्यू पे गवर्नमेंट को मान लीजिए कि ओ और टी टैक्स रेवेन्यू मिल रहा है, और मान लीजिए कि ओटी जो है ये 100 करोड़ को डिनोट कर रहा है कि गवर्नमेंट 30% टैक्स लगा रही है और उसको 100 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। अब जरा देखिए एक दूसरी सिचुएशन हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए गवर्नमेंट जो है टैक्स रेवेन्यू को घटाती, टैक्स रेट को घटाती है और ये 20% करती है। अगर 20% टैक्स रेट को घटा देती है तो आप देखिए जो टैक्स से मिलने वाला रेवेन्यू है वो ओटी से घट के वो टी1 हो जाता है, जो कहीं दिखाता है 60 करोड़ को। इसका मतलब कि अगर आप टैक्स को 30% से 20% करते हैं तो आपकी रेवेन्यू गिर जाती है और ये 100 करोड़ से घट के 60 करोड़ हो जाता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप ऐसा मानते हैं कि ऐसा होगा ही होगा, टैक्स रेट गिरा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इसी टैक्स रेट को बढ़ा के दोस्तों अगर हम 30% से 50% कर दें तो भी गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू घट के OT1 ही मतलब 60 करोड़ ही आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए अगर मैंने टैक्स रेट को घटाया तो टैक्स रेवेन्यू घट गई, लेकिन अगर हमने टैक्स रेट को 30% घटा के 50% कर दिया तो भी रेवेन्यू घट जा रही है। इसी तरह अगर एक दूसरी लाइन हम ले लें यहां से, अगर हमने टैक्स रेट को घटा के 10% कर दिया
तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू घट के T2 हो गई और ये मान लीजिए सिर्फ 20 करोड़ रुपए है। इसी तरह अगर हमने टैक्स रेट को बढ़ा के 70% कर दिया तो भी गवर्नमेंट की रेवेन्यू आके 20 करोड़ हो गई। इसका मतलब ये जो पॉइंट है T स्टार, ये ऑप्टिमम पॉइंट है। इसी को आर्थर लेफर कहते हैं ऑप्टिमम टैक्स रेट, ऑप्टिमम टैक्स रेट, कर की अनुकूलतम दर। अकॉर्डिंग टू आर्थर लेफर कि हमेशा किसी इकोनॉमी में ऑप्टिमम टैक्स रेट होता है, कर की एक अनुकूलतम दर होती है और कर के इसी अनुकूलतम दर पे मैक्सिमम टैक्स रेवेन्यू जनरेट होता है, अधिकतम कर राजस्व जनरेट होता है। अगर हम इसके कम टैक्स लगाएं तो भी रेवेन्यू लॉस होगा और अगर हम इससे ज्यादा टैक्स रेट लगाएंगे तो भी रेवेन्यू लॉस होगा। कुल मिला जुला के OT स्टार पे OR स्टार मैक्सिमम टैक्स रेवेन्यू जनरेट होता है। सीधी सी बात तो मैं सरल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो आर्थर लेफर ये कहना चाहते थे कि किसी इकोनॉमी में एक ऑप्टिमम टैक्स रेट होती है जो सबसे बेहतर होती है। अगर उस ऑप्टिमम टैक्स रेट से चाहे आप कम रेट से टैक्स लगा दो, चाहे उस ऑप्टिमम रेट से ज्यादा टैक्सेशन लगा दो, दोनों ही सिचुएशन में टैक्स रेवेन्यू घट सकती है। मैंने कहा कि चूंकि ये सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट है, 1980 के डिकेड में इन्होंने रिगोनॉमिक्स, उस समय रीगन राष्ट्रपति थे और उनकी इकोनॉमिक्स दोनों की मिलीजुली जबरदस्त थी जो स्टैगफ्लेशन के काम आई। इन्होंने रिगोनॉमिक्स में, रीगन की इकोनॉमिक्स में सहायता किया और इन्होंने बताया रीगन से कि पहली बार आप क्या करिए, टैक्स के रेट को घटाइए। जब आप टैक्स के रेट को घटाएंगे, कॉर्पोरेट टैक्स को घटाएंगे, इनकम टैक्स को घटाएंगे तो लोगों में ज्यादा काम करने की इंसेंटिव मिलेगी। जितना ज्यादा लोग काम करेंगे, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, उतना कम रेट से टैक्स देंगे। साथ ही साथ टैक्स तो कम देंगे लेकिन ज्यादा से ज्यादा इंप्लॉयमेंट देंगे, ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेंगे। इससे आपकी इकोनॉमी में दो फायदे होंगे, एक तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन घट जाएगी, और दूसरा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ाएगा कौन, लेबर बढ़ाएगा, जिससे आपको रोजगार मिल जाएगा। तो जो ये पैराडॉक्सिकल सिचुएशन थी स्टैगफ्लेशन की, कि हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको टैकल करना है तो आप टैक्स रेट को घटाइए। पहली बार किसी इकोनॉमिस्ट ने कहा कि अगर गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना है, अगर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है तो टैक्स बढ़ाना नहीं, टैक्स को घटाया जा सकता है। ह्यूमन साइकोलॉजी कहता है कि आप इंसेंटिव ज्यादा पाएंगे, आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट पाएंगे, आप ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। तो इस सिचुएशन में टैक्स रेट को घटा के गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू बढ़ा सकती है। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, कभी भी आर्थर लेफर ने यह नहीं बताया कि व्हाट इज द ऑप्टिमम टैक्स रेट, कि 30% ऑप्टिमम रेट है, 40% होगी, 25 होगी, ये नहीं बताते। वो कहते हैं कि प्रत्येक इकोनॉमी में उसके सापेक्ष एक ऑप्टिमम टैक्स रेट होगी। अब ऑप्टिमम रेट टैक्स कैसे आप पहचानेंगे, ये पॉलिसी मेकर, जैसे मान लीजिए अभी जीएसटी के रेट 28% था, घटा के कई जगह 18 किया गया, 18 को घटा के 12 किया गया, 12 को, आप अपने अनुभव से सीखते हैं कि व्हाट इज ऑप्टिमम टैक्स रेट। अगर आपको लगता है कि 30% ज्यादा है तो आप कम करेंगे, अगर आपको लगता है कि 25% कम है तो उसको ज्यादा करेंगे। तो प्रत्येक इकोनॉमी अपने अनुभव से एक रेट पे स्टेबल हो जाती है, और वो जो स्टेबल टैक्स रेट होता है, वो जो स्टेबल टैक्स, स्टेबल का मतलब है कि एक ऐसी पावर है कि उसको फिर इक्विलिब्रियम पे लेके आए। अगर 30 ऑप्टिमम टैक्स रेट है इंडिया का तो 35 है तो फिर 30 पाएगा, और 25 है तो भी 30 पाएगा। ऑप्टिमम टैक्स रेट होती है और इसी ऑप्टिमम टैक्स रेट पे मैक्सिमम टैक्स रेवेन्यू जनरेट हो सकती है। तो दोस्तों ये है आर्थर, इसमें कुछ प्रश्न ये पूछे जा सकते हैं। आर्थर लेफर ने दिया था, आर्थर लेफर एक सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने दो चीजों के बीच संबंध स्टैब्लिश किया था, रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया था टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू के बीच में। जो लेफर कर्व होता है वो होता है इनवर्स यू शेप के उल्टे यू आकार का, या फिर ये होता है बेल शेप, घंटी के आकार का। और साथ ही साथ इन्होंने ये एक्सप्लेनेशन किया था कि किसी इकोनॉमी में एक ऑप्टिमम टैक्स रेट होती है जिसपे मैक्सिमम टैक्स रेवेन्यू जनरेट हो सकते हैं। एक ह्यूमन साइकोलॉजी की टैक्स रेट को कम करके आपको ज्यादा इंसेंटिव दिया जा सकता है, ज्यादा जो है इन्वेस्टमेंट रिसोर्सेज दिया जा सकता है, आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ताकि आपको टैक्स कम लगेगी, और उसके बाद इससे कई तरह की इकोनॉमी में बेनिफिट तो होगी, साथ ही गवर्नमेंट की टैक्स रेवेन्यू बढ़ सकती है। तो दोस्तों ये रहा आर्थर लेफर के द्वारा दिया गया लेफर कर्व। दिग्विजय इकोनॉमिका को बड़े ध्यान से देखते रहिए, अपने मंजिल की तरफ बढ़ते रहिए, थकिएगा नहीं, रुकिएगा नहीं, दौड़िएगा नहीं, चलते रहिएगा। मन में अपार ऊर्जा, मम्मी पापा का प्यार, उनके भावनाओं को, उनके आशा को जो आपसे उम्मीद करते हैं अपने मन में बैठाए रहिएगा और एकाग्र होइएगा। समय बहुत बलवान होता है, कोई चीज रुक सकता है, समय नहीं।
टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, समय और ज्वार किसी की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। समय निकलता जाएगा और रेत की तरह से फिसल जाएगा आपकी मुट्ठी से। इस समय को रोक लीजिए, पकड़ लीजिए। अगर आप समय को रिस्पेक्ट करेंगे, समय आपको बहुत रिस्पेक्ट करेगा। अगर आप समय को रिस्पेक्ट नहीं करिएगा, अगर समय को आप ऐसे ही जाने दीजिएगा, तो समय आपसे भी ज्यादा क्रूएल्टी से पेश आएगा। इसलिए रिस्पेक्ट करिए समय का। समय बहुत पावरफुल होता है। समय को रिस्पेक्ट करिए, अपने दिए गए लक्ष्य को समय से प्राप्त करिए। कुछ ऐसा करिए कि सब लोग आपका अनुसरण करें। दिग्विजय इकोनॉमिका को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।